हमारे देश में कोरोना के कारण अस्पताल से शमशान तक सिर्फ कतारें हैं। लोग कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए लाइन में लगे हैं, दवा लेने के लिए लाइन में लगे हैं, अस्पताल में इलाज के लिए लाइन में हैं और यहां तक कि मरने के बाद भी लाइन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। कोरोना काल में यह है हमारे देश का हाल। ऐसे में भी जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी जरूरी दवा की कालाबाजारी हो रही है, इससे जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज एक आ रही है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कभी बतौर डॉक्टर रह चुके एमबीबीएस डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। ये डॉक्टर पकड़ा गया है, रेमडेसिविर का कालाबाजारी कर रहा था। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से कमाए 30,10,000 रुपए भी इन लोगों से पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपी डॉक्टर का नाम मोहम्मद अल्तमश है, जो रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में बेच रहा था। के समय जनपद गाजियाबाद में रेमडेसिविर एंटीवायरल इंजेक्शन की कालाबाजारी की कुछ सूचनाएं मिल रही थी, जिसके फलस्वरूप जनपद के उप महानिरीक्षक ने इसमें टीमें गठित करी थी। आज इसमें हमारे कोतवाली थाना एवं स्वाट टीम ने एक सफलता हासिल करी है, जिसमें 3 अभियुक्तों को लगभग 70 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं 2 वायल टोसिलुजुमैब इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया है। साथ ही में इस कालाबाजारी से अर्जित लगभग 36 लाख रुपए की नकदी भी हमने बरामद करी है। तो एक तरफ रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है और दूसरी तरफ आम लोग रेमडेसिविर के लिए अफसरों के पैर पकड़ रहे हैं। गाजियाबाद के बाद आइए हम आपको नोएडा लिए चलते हैं, जहां पर सीएमओ दफ्तर में लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अफसरों के पैर पकड़ रहे हैं। और ये स्थिति तब है जब नोएडा का प्रशासन ये दावा कर रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन इंजेक्शन बिल्कुल नहीं मिल रहा। आप इन तस्वीरों को देखिए, गिड़गिड़ाते हुए इस महिला को सुनिए। जिन अफसरों के लोग पैर पकड़ रहे हैं और जिस ऑफिसर के पैर छू रहे हैं, ये सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी हैं। सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी के ऊपर आरोप है कि इन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सीएमओ दफ्तर के चक्कर काट रहे मरीजों के तीमारदारों को बार बार आने पर पुलिस से गिरफ्तार करवाने की धमकी दी है। आप लोग किस लिए आए हैं? इंजेक्शन के लिए। क्या कह रहे हैं? हाँ, बोल रहे कि अवेलेबल होगा तो देंगे। हमने कहा फिर दोबारा आएंगे तो बोल रहे कि जेल में डलवाने के लिए। जेल में क्यों डलवा देंगे? इंजेक्शन दोबारा आएंगे लेने के लिए। तो इंजेक्शन दिया उन्होंने? नहीं दिया। नहीं, अभी नहीं दिया। शर्म आती है, सीएमओ के पैर छू रही हैं। ये दीपक ओहरी हैं जिनके महिलाएं पैर छू रही हैं, लेकिन पसीज नहीं रहे और पुलिस से गिरफ्तार करवाने की धमकी दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद नोएडा डीएम ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को मरीजों और उनके परिवार वालों से बुरा बर्ताव करने पर एक्शन लेने की बात कही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या डीएम के आदेश भर से इन अफसरों की सोच बदल जाएगी? जो इलाज के लिए भटकती हुई जनता को सांत्वना देना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि दुत्कारते हैं। जनता को कहीं राहत नहीं मिल रही है, जिसके खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत सख्त बातें कही हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार को नाकाम तक अदालत ने करार दे दिया है। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है। वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। दिल्ली में भटकते लोग अपनी सरकार से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने सारे काम वक्त रहते क्यों नहीं किए, जिसका खामियाजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में मचे कोहराम नहीं, आज दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त दिल्ली में मचे ऐसी कोहराम नहीं, आज दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों की बुनियाद रखी। दिल्ली सरकार हालात संभाल नहीं पा रही तो बताए, अगर आपसे नहीं हो रहा
तो केंद्र के अधिकारी लगाएं। हाईकोर्ट ने 2 टूक कहा, आपका सिस्टम पूरी तरह फेल है, किसी काम का नहीं है। वही अभी तक हमने फोन करके आए थे यहाँ पर और हमें उन्होंने बोला भी था आप आ जाइए तो आपको एडमिट कर लेंगे और कंडीशन में बताई थी, सब कुछ बताया था, लेकिन यहाँ पर तो बंद ही किया हुआ है, कोई जवाब ही नहीं देने को तैयार। सुबह 8 बजे से वेट कर रहे हैं, पापा है मम्मी है, दोनों यहाँ पे लाए हैं, पेशेंट है कोविड पॉजिटिव है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन कराया उसके बाद भी कोई कुछ नहीं बता रहा, लिस्ट आएगी कर रहे हैं बस सुबह से, ना कोई लिस्ट की इन्फॉर्मेशन है ना वैसे कोई इन्फॉर्मेशन है। दिल्ली के अस्पतालों का ऑक्सीजन संकट किसी से छिपा नहीं है। जनता फिलिंग सेंटर से अस्पतालों के बीच झूल रही है। इस समस्या का समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, जिससे नाराज होते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक के बाद एक कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। आपका सिस्टम पूरी तरह फेल है, किसी काम का नहीं है, सिस्टम ठीक कीजिए। अगर आपके अधिकारी हालात को संभाल नहीं सकते तो बताइए, हम तब केंद्र के अधिकारियों को लगाएंगे। लोगों को हम मरने नहीं दे सकते। कल तक का समय मिला है दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट फाइल करने के लिए हाईकोर्ट के सामने, जिसमें सारी दिल्ली में जो भी ऑक्सीजन सप्लायर्स और ऑक्सीजन रिफिलर्स हैं उनकी सारी स्पष्ट डिटेल्स हों। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी बोला है दिल्ली सरकार को कि 4 दिनों में वो हर एक व्यक्ति जो राजधानी में जिसकी मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी के कारण, उसकी सारी डिटेल्स भी एक हलफनामे में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने सबमिट करनी पड़ेंगी दिल्ली सरकार को 4 दिनों के टाइम में। सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं, अदालत ने ऑक्सीजन की सप्लाई करने वालों को भी सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि ये वक्त गिद्ध बनने का नहीं है। कोविड की लगातार बढ़ती मार पर ऑक्सीजन का हाहाकार और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, लेकिन साथ में दिए कई अधिकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में उसके सारे सिस्टम फेल हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने ऑक्सीजन के सिलेंडर भरने वाली कंपनियों पर भी नाराजगी जताते हुए ये कहा कि अभी का समय लोगों की सेवा करके कुछ दिखाने का है, गिद्ध बनने का नहीं। और कोर्ट ने कहा कि यहाँ मौजूद तमाम सबूतों और दलीलों से साबित हो गया है कि ये कुछ कंपनियां जिन पर हमारा निशाना है, उन्हीं कंपनियों के शह पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट की नाराजगी की असल वजह कई दिनों से जारी ऑक्सीजन संकट है। लोग परेशान हो रहे हैं और दिल्ली सरकार अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने की खबर देती दिख रही है, जिससे हालात बदलने में कोई मदद मिलती नहीं दिख रही। अब एक हम यहाँ पर बुजुर्ग दंपति हैं जो कार में अंदर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि किसी तरीके से यहाँ पर दाखिला मिले। इन्हें दाखिला के लिए बोला भी गया था, लेकिन सुबह 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। परिजन इनके बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दाखिला ये दोनों पॉजिटिव हैं। और वही है कि कल कॉल आने के बाद भी सुबह इनके कंफर्मेशन का कि 8 बजे आप आ जाइए, एडमिशन मिल जाएगा। अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से जवाब तलब किया और ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक पर सरकार से उसका प्लान मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने को कहा। पूछा कितनी ऑक्सीजन है, राज्यों को जरूरत कितनी है, केंद्र से राज्यों को ऑक्सीजन के अलॉटमेंट का आधार क्या है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि सभी को वैक्सीन लगाने के लिए कितनी वैक्सीन की जरूरत होगी। इन वैक्सीन के अलग अलग दाम तय करने के पीछे क्या तर्क और आधार है। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात पर अब अदालतों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। दिल्ली सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट की टिप्पणी इस बात का स्पष्ट संकेत है। दिल्ली से संजय शर्मा, कुमार कोणार और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यह ऑक्सीजन संकट सिर्फ दिल्ली की सच्चाई नहीं है। ऑक्सीजन के कारण उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों को बेड नहीं मिल रहे। जी हां, आज तक की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते लखनऊ के कई अस्पतालों में बेड खाली पड़े हैं। लखनऊ से हमारी संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीएम साहब सुन रहे हैं तो सुनिए मेरी बात। जान देने बताइए, क्या आपने बताइए। जहां बताओ मैं मुंह दिखा रहा हूं, अपने मैं अपना मुंह दिखा रहा हूँ। सर कुछ तो कर दीजिए, कम से कम जो मर उनको बचाइए, ठीक है। बाकी चलो कोई बात नहीं, आप लॉकडाउन में जो करना करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। मर रहे मेरे बाप मेरे, उनको तो बचा लीजिए कम से कम, नहीं तो हम अपनी जान देते बताइए जाकर के। लखनऊ में लोग अस्पताल में बेड के लिए जान तक देने की बात कर रहे हैं ताकि वो अपने परिजनों और रिश्तेदारों को एम्बुलेंस या फिर अस्पताल के बाहर तड़पते हुए न देखें। मेरी माँ चली गई 3 बजे, लेकिन मैं खड़ा हूँ सामने, अभी उनका 10वां में करके आ रहा हूँ घर से, हैं
तभी मैं दौड़ रहा हूँ कि मेरे बाप बच जाए कोई तरीके से। जिस वक्त लोग शोक मनाते हैं, दुर्भाग्य देखिए, एक बेटे को अस्पताल में व्यवस्था से लड़ना पड़ रहा है। सरकार कहती है दवा से लेकर ऑक्सीजन किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर क्यों सुनील जैसे लोगों को अस्पतालों की चौखट पर बार बार आना पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। फादर को मैं कहीं से भर्ती कराइए सर, लगा लीजिए सुरक्षा के लिए। सर मैं परेशान चुका सुबह दौड़ रहा हूँ, बताइए मैं कहाँ तक मरूँ, बताइए। अस्पताल में क्या कहते हैं? कहीं कुछ सही नहीं चल रहा है सर, जब हर जगह मना कर रहे हैं। कम से बेड तो दिए मेरे फादर, कम से कम 7 ऑक्सीजन तो मिले पॉजिटिव। ऑक्सीजन उनका कुछ नहीं सर, 74 से नीचे है। बताइए घर पे में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कहाँ सीएम साहब तो कह रहे हैं सब जगह खाली है बेड। कहाँ देखिए सर, मैं हर जगह दौड़, मैं खिलाफ सामने ना, बताएं कौन बता रहा है। मैं बलरामपुर दौड़ चुका हूँ, ठीक है, KGM से भाग के मैं चला रहा हूँ, बताइए। यहाँ नहीं है कुछ नहीं सर, बताइए कहाँ चले, बताइए आप। ये हाल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, जहां आज तक की टीम को अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में इस तरह बेड के लिए लोग इंतजार करते हुए मिले। हम इस वक्त KGMU के कोविड कमांड सेंटर में है, जहां पर आकर के मरीजों को भर्ती करने का काम किया जाता है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार का दावा है कि कहीं कोई कमी नहीं है और हर जगह जगह खाली है, बेड खाली है, ऑक्सीजन है और सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन ये सरकार की तरफ से चलाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण KGMU है, जहां पर भर्ती करने की बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पेशेंट्स अभी भी एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं, जो भर्ती होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पीछे के एम्बुलेंस में 2 पेशेंट बैठे हैं और यहाँ एक महिला इस एम्बुलेंस में बैठी हुई है, जो कि इंतजार कर रही हैं कि उनको किसी तरीके से भर्ती किया जाए। लेकिन यहाँ ना बेड खाली है, ना ही कोई मदद करने वाला है। हम आप इनसे दूर से बात भी करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। तो क्या बोला जा रहा है? ये ट्रॉमा सेंटर से यहाँ भेजा गया कि यहाँ पर जगह नहीं है क्या? यहाँ बेड है। हाँ। बेड नहीं, वहाँ से बता के भेजा गया, यहाँ पे आप जाइए 2 मिनट में हो जाएगा, खाली है। हम लोग कैजुअलिटी में थे KGM ट्रॉमा सेंटर में। अब यहाँ आके 45 मिनट से हमारा मरीज मरने के कगार पे है। यहाँ बता रहे हैं बेड नहीं खाली, वहाँ वापस लेने को तैयार नहीं। अच्छा, तो आप दूसरी जगह से यहाँ भेज दिया गया। आखिर मरीजों को बेड क्यों नहीं मिल रहे? क्यों उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भेजा जा रहा है? इन आरोपों का जवाब जानने के लिए आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने जब अस्पताल के डॉक्टरों से बात की, तो पता चला कि मरीजों की तरह डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ भी मौजूदा सिस्टम का शिकार है। इतना जान लीजिए कि जो भी डिपेंडेंसी है वो सिर्फ लोअर स्टाफ के ऊपर है। JRs है, SRs है, ये लोग टोटली काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? भैया वार्ड बॉय का काम करते हैं। तो आप ही लोगों को सारा काम कराया जाता है? भैया सब कुछ करवाया जाता है हम लोगों से। तो बड़े डॉक्टर क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर वो तो यहाँ कह देते हैं कि अगर आप पॉजिटिव हो गए तब भी आपको ड्यूटी करना है। हाँ, SpO2 आपका चेक किया जाता है। हाँ, कि आप पॉजिटिव हैं, जब तक जिंदगी है चलते रहो, मर जाओगे तो कोई मतलब नहीं। मतलब आपको इलाज भी नहीं जाता है? कुछ नहीं, हम लोग अगर पॉजिटिव कोई स्टाफ आता है तो उससे भी ड्यूटी करवाया जाता है जबरदस्ती। सोचिए, जब इलाज करने वालों की ऐसी मानसिकता होगी तो वो क्या तो इलाज करेंगे और क्या मरीज से संवेदना जताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि फिर सरकार किस आधार पर सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है? क्या प्राइवेट अस्पतालों की बात अलग है? क्या वहाँ पर हालात इससे बेहतर हैं? इन सवालों का जवाब आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव को KGMU के सामने सिप्स नाम के अस्पताल के दरवाजे पर ले गया, जहाँ इस सवाल का पुख्ता जवाब दीवार पर चस्पा था। आपको सूचित किया जाता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो जाने और सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण हम कोविड के नए मरीजों को भर्ती करने में असक्षम हैं। मरीजों की असुविधा के लिए हमें खेद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लखनऊ में लोग बेड के लिए भटक रहे हैं, उसी यूपी की राजधानी के इस अस्पताल में कुछ बेड खाली पड़े हैं, जो कई लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की कमी ने ऐसे अस्पतालों के हाथ बांध दिए हैं। कि क्या यहाँ पर बेड्स खाली हैं, सारी सुविधाएं हैं? सर, हमारी तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन हमको ऑक्सीजन की सप्लाई फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हमारे कुछ बेड्स खाली हैं। अच्छा, तो आप भर्ती ले पा रहे हैं उस पर? नहीं सर, जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो हम भर्ती कैसे ले पाएंगे? तो अभी बीच में जो ऑक्सीजन की बात सरकार कह रही थी कि पूरी सप्लाई हो रही है, मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है? सर, आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, लेकिन अभी हमको फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पा रही है। अच्छा, इसी वजह से दिक्कत हो रही है, यानी कमी है कहीं? बिल्कुल। ऑक्सीजन सप्लाई करके यहाँ बेड्स की संख्या को इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन ये अव्यवस्था का ही आलम है कि यहाँ पर न तो बेड्स इस्तेमाल हो पा रहे हैं और न ही ठीक से ऑक्सीजन दे करके मरीजों की मदद हो पा रही है। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
आपने लखनऊ के लोगों को देख लिया, सुन लिया, कैसे ये बता रहे हैं कि इन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से स्थिति ये आ चुकी है कि लोग अब दूसरे राज्यों में जाकर उत्तर प्रदेश से बाहर अपना इलाज करवा रहे हैं। 60,000 रुपए देकर 24 घंटे का सफर तय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का फैजाबाद, जहां से 900 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचकर एक दंपत्ति ने बचाई जान। 22 अप्रैल को ये दंपत्ति फैजाबाद से शाम 7 बजे चला और किसी तरह 23 अप्रैल को हुगली पहुंचा। सवाल है, क्यों एक दंपत्ति को 60,000 रुपए की एम्बुलेंस करके पश्चिम बंगाल जाना पड़ा? तो जवाब है ऑक्सीजन की कमी। ये उस दंपत्ति के पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचने का सीसीटीवी वीडियो है, जिसका दावा है कि अगर वो हुगली न पहुंचते तो शायद हमसे बात करने को जिंदा भी न रहते। कहानी सीधी है, फैजाबाद के लालजी और रेखा यादव को सांस लेने में तकलीफ हुई। 2 बार कोरोना टेस्ट करवाने पर भी रिपोर्ट नेगेटिव आई, मगर तकलीफ बनी रही। जब फैजाबाद के किसी अस्पताल में जगह नहीं मिली तो लालजी यादव के रिश्तेदारों ने हुगली में उनके लिए बेड और ऑक्सीजन दोनों का इंतजाम करवाया और इस तरह पति पत्नी ने जान बचाने के लिए पश्चिम बंगाल का रुख किया, जहां दोनों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया और इलाज शुरू हुआ। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए वो लोग घबरा गए, दीदी रोने लगी। तो वहाँ पे एम्बुलेंस हम बोले करके निकालो जल्दी से, जितना जल्दी हो पाए, टाइम नहीं है क्योंकि जब ऐसा परिस्थिति है। तो फिर वहाँ से एम्बुलेंस करके वो लोग बहुत ही जल्दी से निकले वहाँ से, और लगभग 22 घंटा लगा यहाँ पे आने के लिए। एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर मैनेज हुआ था, जिसको लेके यहाँ पे आए हैं। 60,000 रुपीज़ एम्बुलेंस लिए है। कल पता चला है ये यूपी से आया है, तो वहाँ का कोई क्या प्रॉब्लम है हमको मालूम नहीं है। मेरा भी यहाँ एडमिटेड है, तो चिकित्सा चल रहा है। बीबी का शारीरिक कंडीशन स्थितिशील है, किंतु उसका जो हस्बैंड का लालजी यादव का अभी कंडीशन कंट्रोल नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा मेडिकल जो बोर्ड है, मेडिकल जो डॉक्टर लोग है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं जो हमको अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए, इसको अच्छा से हम घर भेजने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर एक परिवार को इस तरह क्यों अपना राज्य छोड़कर 24 घंटे एम्बुलेंस में सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ता? सवाल ये भी है कि लालजी यादव ने तो 60,000 रुपए एम्बुलेंस पर खर्च कर दिए, लेकिन जिसके पास इतने पैसे नहीं है वो क्या करे? अनुपम मिश्र के साथ भोलानाथ साहा, हुगली। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है कोरोना पीड़ितों के लिए तो निजी अस्पताल उनका इलाज करें। सारा खर्चा सरकार वहन करेगी, सरकार देगी। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो दुत्कार रहे हैं, भगा रहे हैं। मरीज उनकी इमरजेंसी में खड़ा नहीं रह सकता है। अफसोस होता है। चुनाव आयोग की यह बात है जिसने मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद कोरोना को लेकर चुनावी राज्यों को नए दिशा निर्देश दिए हैं। इनके अनुसार परिणाम वाले दिन यानी कि 2 मई को न तो जीत का जश्न मनाया जाएगा और न ही कोई जुलूस निकलेगा। देश में एक तरफ रैलियां चल रही थी तो उसी दौरान भारत के कई राज्यों में जनता को कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने की सजा दी जा रही थी। भारत के 5 चुनावी राज्यों में जब नेता ताबड़तोड़ हवाई प्रचार करने में व्यस्त थे, तब भारत के कई इलाकों में लॉकडाउन के नाम पर जनता को पैदल किया जा रहा था। इसी भेदभाव से जुड़े आक्रोश को मद्रास हाईकोर्ट ने आवाज दी और इलेक्शन कमीशन को जमकर फटकारा। इसके 24 घंटे के भीतर चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त हो गया। आयोग ने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर एक आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजों के आने के बाद किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजों के बाद कोई भी उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जोर की फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग है जिम्मेदार है ये सेकेंड वेव का। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2 मई जो कि काउंटिंग दिन है उसके लिए अगर अलग से कोविड प्रोटोकॉल नहीं बनाए गए तो काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर हाईकोर्ट मजबूर हो जाएगा। शुभ मंगल सावधान। जहां
ये कोरोना काल है, लेकिन शादियों का मौसम भी चल रहा है। शादियों पर रोक नहीं है, लेकिन राज्यों ने इसकी गाइडलाइंस तय कर दी। जिसने गाइडलाइंस का ख्याल रखा उनकी शादी तो बिना बाधा के हो गई, लेकिन जिन्होंने प्रशासन को गच्चा देने की कोशिश की वो खुद गच्चा खा गए। कहीं शादी का समारोह रुक गया तो कहीं दूल्हे राजा हवालात पहुंच गए। मारो इसको। 10 PM ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। अगरतला के इस मैरिज हॉल में शादी की अच्छी भली पार्टी चल रही थी। बैंड बाजा बारात की संगति बैठी हुई थी, लेकिन इसी बीच सिंघम की तरफ पहुंच गए डीएम शैलेश यादव। शादी के समारोह में तय लोगों से ज्यादा भीड़ थी, नाइट कर्फ्यू था, फिर भी पार्टी देर रात तक चल रही थी। इसी बीच शैलेश यादव वहां पहुंचे थे। शादी में मौजूद बारातियों की भीड़ के साथ पुलिस वालों को देखा तो भड़क गए। पहले तो बैंड वालों को वहां से भगाया, तो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूं। इसके बाद पुलिस वालों पर आफत टूट पड़ी। मौके पर मौजूद अफसर की फोटो खींची और पूरी क्लास लगा। काउंट करके बोलो, आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके? व्हाट इज योर नेम? कितने लोग इधर? काउंट करके बोलो। सर ओसी तो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं। चलो, वरना तुम ही आओ उसके साथ। चलो, नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो, आई एम योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके? व्हाट इज योर नेम? तुम ही जाओगे उसके साथ। डीएम शैलेश यादव तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने वर्दीधारी पुलिसकर्मी को टच किया। उनकी भाषा भी मर्यादा की सीमा को पार करने लगी। You people have forgotten your police training. डीएम शैलेश यादव के कोप के शिकार तो शादी करवाने वाले पंडित जी भी हुए। डीएम ने उन्हें चांटा मार दिया। यही नहीं, इस धमाचौकड़ी के बीच परिवार वालों ने जब शादी की अनुमति का पर्चा दिखाने की कोशिश की तो डीएम ने उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। डीएम साहब के इस रौद्र रूप से पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डीएम ने मौके से ही आला अधिकारियों से फोन पर बात की और इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की बात कही। मैं इधर थोड़ी देर पहले गया था, पुलिस गाड़ी यहाँ खड़ी थी, फिर भी ये सब यहाँ चल रहा है। इसका मतलब पुलिस इनके साथ मिली हुई है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू रिकमेंड सस्पेंशन, इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ वेस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन ओसी, बिकॉज ही इज 100% अनडाउटेडली हैंड इन ग्लव्स विद दिस पीपल। ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है, नो मैरिज हॉल विल ऑपरेट आफ्टर 10 PM। डीएम शैलेश यादव ने राज्य सरकार से ईस्ट अगरतला के पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग की है। यही नहीं, इस शादी मंडप समेत 2 मंडपों को डीएम ने साल भर के लिए सील कर दिया है। कोरोना काल में शादी की बड़ी मुसीबत है। दूल्हे राजा कहां तो दुल्हन के साथ 7 फेरों के सपने देख रहे थे और कहां पहुंच गए थाने। ये जालंधर की तस्वीरें हैं। 25 अप्रैल को शादी थी। उस दिन वीकली लॉकडाउन था। शादी में इजाजत थी सिर्फ 20 लोगों की, लेकिन पहुंच गए 100 से ज्यादा लोग। शादी की दावत उड़ाई जा रही थी, इतने में ही पुलिस पहुंच गई। फिर क्या था, बारातियों की पुलिस ने खबर ली और दूल्हे समेत तमाम लोगों को पुलिस थाने लेकर आ गई। दूल्हा बड़ी मासूमियत से बोला, उसे पता ही नहीं कहां से इतने लोग आ गए। सर 20 लोग ही हैं, बाकी आसपास के लोग यहाँ आए हुए। ऊपर बंदे होंगे सर, अभी हम अंदर भी नहीं गए, हमें क्या पता है। मंदिर वाले तो थे, अभी हमने एंटर भी नहीं किया है। पंडाल के आसपास के लोग हैं यहाँ के। कोरोना काल में शादी के लिए बिहार में भी नियम बनाए गए हैं। शादी में 100 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए और समारोह रात 9 बजे के बाद नहीं चलने चाहिए। लेकिन देखिए, अररिया के फारबिसगंज के विधायक विद्यासागर के बेटे की शादी में किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ गई। शादी में 100 से ज्यादा बाराती थे, न तो मास्क का ख्याल था और न ही शादी में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई। अगरतला से प्रोबीर, जालंधर से परमजीत के साथ अमरिंद्र कुमार, अररिया, आज तक। और इस वक्त ताज़ा खबर ये आ रही है कि डीएम शैलेश यादव के खिलाफ 5 विधायकों ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी है और उन्हें हटाने की मांग की है। अगरतला के डीएम के खिलाफ
डीएम यानी कि शैलेश यादव, जिन्होंने एक शादी में पहुंचकर शादी को रुकवाया था, और अब डीएम शैलेश यादव के खिलाफ इलाके के 5 विधायक इकट्ठा हो गए और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को चिट्ठी लिखी है और यह कहा है कि ऐसे डीएम को हटा दिया जाए। ये कोरोना ऐसे समय पूरी रफ्तार में है जब शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। देश में तमाम शादियां टल गई हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दीवाने हैं जिन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए शादी तो होकर रहेगी। लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया। कहीं पीपीई किट में दूल्हा दुल्हन साथ फेरे लेते हुए नजर आए तो कहीं थाने से महिला कांस्टेबल की निकली बारात। इन 7 फेरों का साक्षी है ये अग्नि, 7 जन्मों के साथ की शपथ। ये कोरोना काल की शादी है। यहाँ रस्में हैं लेकिन दिखावा नहीं है। दूल्हा पीपीई किट में है तो दुल्हन भी, और तो और शादी कराने वाले पंडित जी भी पीपीई किट पहनकर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। कोरोना काल में ये अनोखी शादी हुई है मध्य प्रदेश के रतलाम में। दूल्हे का नाम है आकाश बोरासी और दुल्हन है नेहा। आकाश बोरासी पेशे से इंजीनियर हैं और पुणे की एक कंपनी में काम करते हैं। 26 अप्रैल को उनकी शादी थी, लेकिन 14 अप्रैल को ही वो कोरोना संक्रमित हो गए। परिवार वाले ये शादी टालना नहीं चाहते थे, लिहाजा प्रशासन ने भी उदारता दिखाते हुए शादी की अनुमति दे दी। शर्त ये थी कि शादी में शामिल हर शख्स पीपीई किट पहनेगा। हुआ भी ऐसा ही। शादी में दोनों पक्षों से सिर्फ 8 लोग मौजूद थे। पीपीई किट में दूल्हे दुल्हन की शादी कोरोना काल में नजीर। और आप जो नजारा देख रहे हैं वो केरल के अल्लापुझा मेडिकल कॉलेज का है, जहां अस्पताल का कोविड वार्ड ही मैरिज हॉल बन। यहाँ शरत मोन नाम के दूल्हे की शादी अभिरामी से हो रही। ये शादी 25 अप्रैल को होनी थी, लेकिन शरत कोरोना पॉजिटिव हो गए। परिवार वालों ने सोचा कि शादी टालनी नहीं है, फिर क्या था, दुल्हन अस्पताल पहुंची। दूल्हा और दुल्हन ने पीपीई किट पहनी और हो गई शादी। अब जरा ये शादी देखिए। यहाँ तो दुल्हन ही घोड़ी पर सवार है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सखियां नाच रही। तस्वीरें राजस्थान के बुहाना पुलिस स्टेशन की हैं, जहां की महिला कांस्टेबल सोनिया की 26 मई को शादी थी। थाने में ही रस्में शुरू हो गई। सोनिया को घोड़ी पर बिठाया गया। पुलिस कर्मियों और परिजनों ने जमकर डांस करते हुए दुल्हन की बिंदौरी निकाली। तो वैसे भी शादी ब्याह का सीजन है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखना सबकी। देखिए, दुनिया मरी जा रही है कोरोना से और इधर शादियों के ढोल बज रहे हैं, जिनमें से अब कैमरा देखकर कुछ लोगों ने मास्क जरूर लगाए हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का मास्क नहीं है। आपका मास्क कहाँ है? कैमरा देखते ही लोगों ने फटाफट अपने चेहरे पर मास्क लगा लिए हैं। दूल्हे ने भी मास्क सजा लिया है, लेकिन अभी जैसे ही हम गाड़ी से उतरे हैं उसके बाद सबने मास्क लगाए हैं, वरना सारे लोग तो यूं ही ढोल बजाते हुए जा रहे थे। ये शादी का ढोल कम, कोरोना का ढोल ज्यादा दिखता है। कोरोना काल में दूल्हे दुल्हनों को प्रोटोकॉल याद है तो अपने फर्ज से भी वो गाफिल नहीं। यूपी में 26 अप्रैल को पंचायत चुनावों में मतदान था। अमेठी हो या फिर उन्नाव, तमाम जगह दुल्हनें शादी से पहले मतदान करती दिखाई। रतलाम में विजय मीणा और अमरिंद्र कुमार, अररिया आज तक। कोरोना की दिल दहला देने वाली बातों के बीच एक अच्छी खबर भी है। अगर आप में साहस है, हौसला है, तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। इस बात को सिद्ध किया है मुंबई के पास ठाणे की एक 75 साल की बुजुर्ग महिला ने। वो कोरोना से संक्रमित थी, फेफड़ों में उनके इन्फेक्शन फैल गया था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, फिर भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर उन्होंने मौत को भी मात दी। बिस्तर के सिरहाने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है। ऑक्सीजन नापने का ऑक्सीमीटर भी पास में रखा है। दवाओं की शीशियां टेबल पर है और इन सब के बीच इस बिस्तर पर आप जिस बुजुर्ग महिला को देख रहे हैं वो इस कोरोना काल में जीती जागती चमत्कार हैं। जी हाँ, ठाणे के डोंबिवली की शैलजा नकवे की ये जिंदगी चमत्कार ही तो है। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की स्थिति गंभीर होती जा रही है। बहुत सारे मरीजों को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स पर रखने के बाद तो उनके रिश्तेदार भी उनके बचने की उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे में मुंबई से एक हौसला बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। मुंबई के पास के ठाणे जिले में 75 वर्ष की बुजुर्ग शैलजा नकवे ने कोरोना पर मात दी। हालांकि उनके बचने की उम्मीद तो डॉक्टर ने भी छोड़ दी थी, लेकिन शैलजा जी ने अपनी हार मानी नहीं और अपना हौसला बरकरार रखा। 75 साल की शैलजा नकवे ने अपने साहस से कोरोना को मात दिया है और अब महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में उनकी दास्तान चर्चा में है।
दरअसल शैलजा नकवी को कोरोना संक्रमण हो गया। परिवार वालों ने हालात बिगड़ने पर उन्हें घाटकोपर के सोनाग्रा मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर में भर्ती करवाया था। वो डायबिटीज की मरीज थी और फेफड़ों में कोरोना का इन्फेक्शन हो गया था। तेज बुखार था और उनका ऑक्सीजन लेवल 69% तक पहुंच गया था। उनका सिटी स्कोर 25/25 हो गया था। ये सबसे गंभीर स्थिति मानी जाती है। डॉक्टरों ने उन्हें रेमडेसिविर और दूसरी एंटीबायोटिक्स भी दी। एजेंसी में 2 रेमडेसिविर देने थे, तो उनके मेडिकल स्टोर वाले तभी थे जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे, तो उनको तभी काफ़ी रिक्वेस्ट की गई। तो भतीजा ओवरनाइट घाटकोपर से डुम्बिली ड्राइव करके गया, रेमडेसिविर वहाँ से लेके फिर घाटकोपर आया। तो उस वक्त बहुत बड़ी मदद हुई, मतलब लकीली रेमडेसिविर। शैलजा नकवी की बिगड़ती हालत देखते हुए डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। साफ कह दिया था कि ये ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे ही जिंदा रह सकती है। ऑक्सीजन लेवल हमने घर पे ही चेक किया था तो 50 के नीचे था वो। हाँ, और सिटी रिपोर्ट बाद में किया हो, 1 दिन बाद में किया हो, वो 25/25 था। सांस लेने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। वो गाड़ी में भी जब बैठी तभी हमको डर लग रहा था क्या होगा क्या नहीं, मगर ट्रैफिक कम होने की वजह से हम जल्दी पहुंच पाए हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट शुरू कर दी डॉक्टर ने। इसके थोड़ा अच्छा हो गया वो। शैलजा नकवी की दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी कि उन्होंने हौसला नहीं खोया। उन्होंने काल बने कोरोना को मात दे दी। 13 दिन में ही अस्पताल से बाहर आ गई। अब उनका इलाज घर में ही चल रहा है। घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है। साहस की मूर्ति शैलजा नकवी कोरोना मरीजों को सकारात्मकता का संदेश भी दे रही हैं। कोविड से जूझने के बाद शैलजा जी एक मैसेज देना चाहती है। शैलजा जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहूँगी कि मेरे जैसा सबको मत हो और जल्दी रिकवर करो, और मैं जैसा उसमें गई है वैसा सबको नहीं होना चाहिए। अच्छे से रहना चाहिए और टेंशन नहीं लेना चाहिए। 75 साल की शैलजा नकवी एक मिसाल बन गई है उनके लिए जो कोरोना से संक्रमित हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। महामारी से लड़ना है लेकिन हारना नहीं है। इसे इच्छा शक्ति कहें या जिंदगी से प्यार, उम्र के इस पड़ाव में इस महिला ने तो कोरोना को धूल चटा दी। वाकई इच्छा शक्ति से क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता। मुंबई से राकेश सालस्कर के साथ मैं अनुजा, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।